मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 239 ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। तो पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसमें जो पॉइंट है उनके ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लोज 1, एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली shall be called the National Capital Territory of Delhi thereafter in this part referred to as the National Capital Territory and the administrator thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor। सबसे पहले हमने ये जो पहली लाइन बताई गई है कि द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिल्ली के बारे में बताएगी कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब देश की नेशनल कैपिटल बनी। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। उसके बाद ये बोला गया कि देयर आफ्टर इन दिस पार्ट रेफर टू एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये बोलने की जरूरत नहीं है, नेशनल कैपिटल दिल्ली बोलो वो चलेगा, ठीक है, ये बात बोली गई। उसके बाद क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है देयर of appointed under article 239 shall be designated as the lieutenant governor। मतलब ये कि जो आर्टिकल 239 है इसके अंडर में ही जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं और उनको क्या डेजिग्नेट किया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद सेकंड क्लोज का ए पार्ट, देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट in such assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituency in the national capital territory। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब दिल्ली में जो लेजिस्लेचर असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और उसकी जो सीटें हैं फिल्ड बाय मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो वो सीटें हैं हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, तो जितने भी सीटें हैं उसमें जो मेंबर आएंगे चुन के आएंगे, इलेक्शन होगा और वो अपनी अपनी कंसिस्टेंसी से इलेक्ट होके असेंबली में बैठेंगे। के बाद है बी पार्ट, द टोटल मेंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, द डिवीजन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन टू टेरिटोरियल। इसमें ये बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी कैपिटल में, तो वो कितनी होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है जी। और उसमें भी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स हैं, किसके बेसिस पे डिवीज़न किया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी इनटू टेरिटोरियल में। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडिंग द बेसिस फॉर सच डिवीजन एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली शैल बी रेगुलेट बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो इसमें यही है कि भाई पार्लियामेंट एक तो रेगुलेट करेगी ये सारी चीज़ें, जो लेजिस्लेचर असेंबली है भाई कितने सीट होंगी, अभी 70 हैं, और किस किस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी सीट दी जाएंगी एरिया के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी लॉ बनाकर, ठीक है, रेगुलेट करेगी। के बाद सी पार्ट है, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 324 to 327 एंड 329 shall apply in relation to the national capital territory, legislative assembly of the national capital territory and the members thereof as they apply in relation to a state, the legislative assembly of a state and the members thereof respectively, and any reference in article 326 to 329 to appropriate legislature shall be deemed to be a reference to पार्लियामेंट। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो भी ये आर्टिकल हैं 324, 327, 329, ये सब इलेक्शन से रिलेटेड हैं और ये बताया गया कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन में स्टेट लिखा जाएगा तो वहाँ पे दिल्ली को भी स्टेट ही बोला जाएगा। बाकी जो इस आर्टिकल 326 और 329 ये सब इलेक्शन से रिलेटेड हैं, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी के बारे में क्या बताया गया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो स्टेट के साथ जब इलेक्शन में स्टेट वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे दिल्ली को भी स्टेट ही समझा जाएगा। उसके बाद है थर्ड क्लोज का ए पार्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड or in the concurrent list, in so far as any such matters is applicable to the union territory except matter with respect to entries 1, 2 and 18। इन एंट्रीज में क्या बताया गया है स्टेट वाली में, of the state list and the entries 64, 65 and 66 of the list is so far as they related to the said entries 1, 2 or 18। इस क्लोज में अगर मैं बात करूं सीधे पॉइंट की, तो सीधा पॉइंट है यहाँ पे दिल्ली लॉ बना सकती है
अपने किसी भी मैटर पे जो स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में है, सिर्फ किन पॉइंटों को छोड़ के पुलिस, ठीक है, लैंड और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने स्टेट लिस्ट में मान लो कोई पॉइंट है उसके ऊपर अपना लॉ बना दिया, ठीक है, और उधर सेंटर ने भी बना दिया उसी पॉइंट के ऊपर जो लिस्ट में, जो कंकरेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में है, तो क्या कौन सा लॉ माना जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे सीधी बात लागू हो जाती है कि जो यूनियन ने बनाया है, जो सेंटर ने बनाया है, वो लॉ अप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, लैंड, पुलिस या पब्लिक प्रॉपर्टी, वो इन कंकरेंट लिस्ट में इन सब पॉइंट में बताया गया है, जो ये यहाँ पे 1, 2 और 18, 64, 65, 66 ये सब पॉइंट में बताया है कि इन पे दिल्ली गवर्नमेंट मतलब यूनियन टेरिटरी लॉ नहीं बना सकती है। उसके बाद बी पॉइंट में क्या बोला गया, नथिंग इन सब क्लोज ए सेल डेरोगेट from the powers of parliament under this constitution to makes law with respect to any matters for a union territory or any part thereof। यहाँ पे यही बात है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी भी यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी में किसी भी पार्ट पे, ठीक है, जो सब क्लोज ए में बताया गया वो चीज़ों पे, ठीक है, जो लिस्ट में है कंकरेंट लिस्ट में भाई पार्लियामेंट के पास भी है और दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है तो पार्लियामेंट का ही मानना है होगा। उसके बाद थर्ड क्लोज का सी पार्ट क्या है, इफ एनी प्रोविजंस ऑफ ए लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन रेपुगेंट टू एनी प्रोविजंस ऑफ ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर वेदर पास बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली और of an earlier law other than a law made by the legislative assembly then in either case the law made by parliament or as the case may be such earlier law shall prevail and the law made by the legislative assembly shall to be the extent of the repugnancy be void। इस पॉइंट का अगर मैं सीधा सा कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया और सेम उसी मैटर पे उसी टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट ने मतलब सेंटर ने लॉ बना दिया, तो कौन सा लॉ भाई अप्लीकेबल होगा, कौन सा प्रीवेल होगा? तो पार्लियामेंट ने जो बनाया है वो लॉ लागू होगा, चाहे वो पहले बनाया हो चाहे वो बाद में बनाया हो, लेकिन जो मेन है जिसकी पावर ज़्यादा है उसका ही वो लागू होगा। तो पावर किसकी है? यूनियन दिल्ली के ऊपर भी भाई सेंटर की पावर ज़्यादा है, ठीक है, लॉ बनाने में जो मेन मुद्दे तो सारी पावर सेंटर के पास ही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है, वो क्या है हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड हिज एसेंट सच लॉ शैल प्रीवेल इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसमें यही है कि मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट साहब के एसेंट ले लिए, साइन ले लिए किसी मैटर पे लॉ बनाने के लिए और लॉ बना दिया, लेकिन पार्लियामेंट को लगा कुछ टाइम बाद उन्होंने भी अपना उसी मैटर के ऊपर लॉ बना दिया, तो किसका जो केस है, जो मैटर है, जो लॉ है वो अप्लीकेबल होगा? तो पार्लियामेंट का ही चलेगा, ठीक है, ऐसा क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है भाई, वो चाहे बेशक उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का साइन लेके ही क्यों ना बनाया हो। वो बात अभी हमने करी ना, वही सेम बात यहाँ पे कंडीशन में बता दी है। क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लोज, जो हमने पहले वाले क्लोज पढ़े, सेल प्रिवेंट पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते फ्रॉम एनेक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर इंक्लूडिंग ए लॉ एडिंग टू अमेंडिंग वेरिंग और रिपीलिंग इन द लॉ सो मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। यही चीज़ कि भाई अगर दिल्ली गवर्नमेंट बेशक प्रेसिडेंट साहब के साइन लेके किसी मैटर पे लॉ बना देती है और उसी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट अगर लॉ बना देगी, ठीक है भाई, जो सेंटर में है गवर्नमेंट, अगर वो लॉ बना देती है तो किसका मान्य होगा? मान्य होगा जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो, चाहे बेशक दिल्ली गवर्नमेंट ने भाई प्रेसिडेंट साहब के साइन ले लियो। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स consisting of not more than 10% of the total number of members in the legislative assembly, with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the legislative assembly has power to make laws, except in so far as he
is by or any law required to act in his discretion. फोर्थ क्लोज में ये बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे ये है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट है दिल्ली में, तो 10% सीट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम, मतलब इसमें केजरीवाल साहब भी हैं और 6 और जो मिनिस्टर हैं वो होंगे। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 6 होंगे और उसके साथ में एक हो गए हमारे सीएम साहब केजरीवाल साहब। बाकी अदर स्टेट में क्या है, ये 15% है, दिल्ली के केस में 10% ही है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि भाई जो एड और एडवाइस है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, ये किनको भाई जो भी ये लॉ वगैरह बनाएंगे तो किसको रिपोर्ट करेंगे, पहले किनको बताना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। ठीक है, और मान लो किसी टॉपिक पे किसी मैटर के ऊपर लॉ बना रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने गवर्नर साहब से मतलब परमिशन ले रखी है भाई उस मैटर्स के ऊपर, तो वो उनको बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब चार्ज लिया जाता तो उस टाइम पे ये सब साइन कर दिया जाता है कि भाई इस फंक्शन पे आप ऐसे ऐसे रेगुलेट करेंगे। बाकी और इसमें अगर किसी मैटर के ऊपर भाई कोई डिफरेंस आता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाई सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो मान लो किसी मैटर पे कोई डिफरेंस आ गया है तो वहाँ पे गवर्नर साहब अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ओपिनियन के ऊपर कोई डिफरेंस क्रिएट हो भी रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को ये मैसेज भेजेंगे कि इस मैटर के ऊपर ये मसला हो रखा है, तो उनकी राय लेने के बाद वो अपना भाई जो भी काम उनको करना होगा अपनी पावर का यूज़ करके उस मैटर के ऊपर जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले देंगे। और यहाँ पे गवर्नर साहब के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं यहाँ पे कि भी इमरजेंसी के हालात और वहाँ पे उनको अगर सही जो चीज़ लगती है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने बात की वही सेम बात यहाँ पे रिटर्न में कंडीशन में बताई गई है। क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन given thereon by the president, and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deem necessary। यहाँ पे वही चीज़ बताई जो हमने अभी डिस्कस की कि भैया अगर कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसी भी मैटर के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, उस मैटर को क्या करेंगे कि भाई प्रेसिडेंट साहब के पास उस डिसीजन के लिए भेज देंगे, उनके डिसीजन के लिए। तो उनका डिसीजन अगर भाई पेंडिंग रह जाता है, लेट हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एनी केस वेयर द मैटर इज इन हिज ओपिनियन सो अर्जेंट, अगर भाई अर्जेंट है वो डिसीजन उसके ऊपर लेना, तो वो अपने बिहाफ पे उसके ऊपर जो भी उनको ठीक लगेगा वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी के हालात में भी अगर उनको भाई कोई डिसीजन लेना है अर्जेंट में, तो वो अपने डिस्क्रिशन में उनके पास पावर है, वो डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ क्लोज, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the chief ministers, and the ministers shall hold office during the pleasure of the president। यहाँ पे जो चीफ सीएम साहब हैं केजरीवाल साहब, इनको अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट साहब ने। ठीक है, जो भाई ओथ और अफर्मेशन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर साहब नहीं है। स्टेट में क्या है, गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे और जो भी मिनिस्टर हैं उनको भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे। और जो मिनिस्टर्स हैं वो किसकी सलाह के ऊपर अपॉइंट किए जाएंगे, तो वो सीएम साहब की सलाह लेके भाई जो भी वो रिकमेंड करेंगे वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये अपना जो ऑफिस है कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट साहब आएँ उनके प्लेजर में। उसके बाद है सिक्स क्लोज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, सेवंथ क्लोज में क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto।
इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो भी प्रोविजंस हैं उनमें कुछ चेंज करना, कुछ ऐड करना, कुछ निकालना है, तो वो सब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी लॉ बना के। उसके बाद है बी पॉइंट, एनी सच लॉ एज इज रेफर्ड टू इन सब क्लोज ए शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज of Article 368, notwithstanding that it contains any provisions which amends or has the effect of amending this constitution। बी पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात है कि ए पॉइंट में ये बताया कि भाई पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो भी प्रोविजंस हैं उनमें भाई चेंज करना है, ऐड करना है, ठीक है, वो सब करेगी लॉ बनाकर, लेकिन उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये बताया गया है बी पार्ट। जो भी ऐड करेगी प्रोविजन में, चेंज करेगी, वो होता तो अमेंडमेंट ही है कि भाई उसमें कुछ चेंज किया है, कुछ बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया है कि आर्टिकल 368 के तहत उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया है। भाई वो नॉर्मली वैसे कर देंगे, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये बात बोली गई बी पॉइंट। बात है 8th क्लोज, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239B सेल सो फार as may be apply in relation to the national capital territory, the lieutenant governor and the legislative assembly as they apply in relation to the union territory of Puducherry, the administrator and its legislature respectively, and any reference in that article to clause 1 of article 239A shall be deemed to be a reference to this article 239AB as the case may be। इस 8th क्लोज में कुछ ज़्यादा बात है नहीं, बाकी तो घुमाए जाओ कितनी भी, लेकिन मेन ये है कि भाई जो आर्टिकल 239B में बताया गया है वो पुडुचेरी के लिए लागू है, तो वही दिल्ली के लिए भी लागू है। भाई उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया, यहाँ पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है जो आर्टिकल 239A में है, वही डीम टू बी द रेफरेंस टू द दिस आर्टिकल 239AB एज द केस में भी, मतलब वो रेफरेंस वाला चीज़ हो रहा है, क्योंकि भाई जो जब ये चीज़ें आई तो तब तक क्या है, दिल्ली एक सिंपल यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। होप आपको एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। तो ये ही था आर्टिकल 239AA। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।